बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स कोर्स में टॉपिक आज हम देखेंगे बेसिक्स ऑफ स्ट्रक्चर्ड एंड मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। तो असल में प्रोग्रामिंग या इंस्ट्रक्शंस लिखने के, प्रोग्राम बनाने के कई एक तरीके हैं, कई एक वेज हैं। उनमें से उसको पैराडीम भी कहा जाता है। कई एक पैराडीम्स हैं, उनमें से स्ट्रक्चर्ड पैराडीम सबसे तकरीबन पुराना भी है और फेमस भी है। तो इसको आज हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर्ड और मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के क्या क्या फीचर्स हैं और सी लैंग्वेज किस तरह से स्ट्रक्चर्ड और मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग को, उनके फीचर्स को सपोर्ट करती है। तो ये हमारी आउटलाइन में टॉपिक हमारा बेसिक्स ऑफ स्ट्रक्चर्ड एंड मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। सी इज बोथ अ स्ट्रक्चर्ड एंड मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब ये यहाँ पे क्लेम कर दिया कि ये स्ट्रक्चर्ड भी है और मॉड्यूलर भी है, ठीक है जी। और लेट्स एक्सप्लोर हाउ सी फिट्स इनटू दीज प्रोग्रामिंग पैराडीम्स। पैराडीम आपको पहले भी बताया कि वे टू प्रोग्राम होता है, हम किस तरह से एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जिस तरह से जैसे पढ़ाने के कई एक स्टाइल्स होते हैं। एक होता है लेक्चर मेथड, जिसमें जो ट्यूटर है, जो टीचर है, वो सिर्फ पढ़ाता है, स्टूडेंट्स लिसन कर रहे होते हैं मोस्टली। फिर कई तरह के और भी स्टाइल्स हैं। एक जो है वो डिमॉन्स्ट्रेशन स्टाइल भी है, जिसमें कोई प्रैक्टिकली कुछ करके दिखाया जाता है। फिर स्टूडेंट ओरिएंटेड कुछ टीचिंग स्टाइल्स हैं, जिसमें स्टूडेंट खुद कोई प्रोजेक्ट करता है या रिसर्च करता है और वो लर्न कर रहा होता है। ऐसे ही प्रोग्रामिंग के डिफरेंट पैराडीम्स हैं, उनमें से स्ट्रक्चर्ड और मॉड्यूलर भी है। तो सबसे पहले है स्ट्रक्चर्ड। C is often considered one of the foundational languages for structured programming. Foundational definitely काफ़ी पुरानी भी है और प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए C लैंग्वेज को पढ़ाया जाता है, सीखा जाता है, सिखाया जाता है। Structured programming is a programming paradigm that enforces a logical structure by organizing code. यानी कि स्ट्रक्चर से क्या मुराद है, हम कोड को ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। जब हम रियल लाइफ में सिंपल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, वर्ड की बात करते हैं, तो स्ट्रक्चर से मुराद भी फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है बाज़ चीज़ों की, ठीक है। तो यहां पर हम एक लॉजिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। कोड हमारा ऑर्गेनाइज होता है। कैसे ऑर्गेनाइज होता है? क्लियर, स्मॉलर, सीक्वेंशियल, मैनेजेबल स्टेप्स। एक तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्लियर होती है, फिर वो स्मॉलर पार्ट्स होते हैं, फिर सीक्वेंशियल, उसमें एक सीक्वेंस पाया जाता है, ये नहीं है कोई कहीं से कोई कहीं से। फिर मैनेजेबल, ये स्मॉलर के साथ ही हो गया। यूजिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर्स लाइक लूप्स एंड कंडीशनल्स to manage program flow to make it more efficient and easier to understand and modify. अब ये स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग की एक डेफिनेशन है। इसको हम सिंप्लीफाई भी मजीद कर सकते हैं, लेकिन इसमें बेसिक चीज़ क्या है कि हमने अपने कोड को ऑर्गेनाइज करना होता है। कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं? कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के ज़रिए से, लूप्स के ज़रिए से, कंडीशंस के ज़रिए से, ठीक है। जिस तरह से आपको पता है कि हमने प्रीवियसली कुछ प्रैक्टिकल्स किए थे, हमने डिमॉन्स्ट्रेशन की थी, तो हम उसी की अगर बात कर लें तो ये हमारा जो सी का एक प्रोग्राम हमने जो लास्ट टाइम जो बनाया था, इसमें देखें एक ये इसका स्मॉल सा पार्ट है। क्या कहा था उसने कि ऑर्गेनाइज करना है क्लियर, स्मॉलर, सीक्वेंशियल, मैनेजेबल स्टेप्स में यूजिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, लूप्स एंड कंडीशनल्स, ठीक है जी। तो ये एक स्मॉलर पार्ट है। फिर ये मेन फंक्शन एक ओवरऑल एक ये कह लें कि बड़ा प्रोग्राम का पार्ट है। फिर उसके बाद आप ये देखें कि ये इफ़ कंडीशन आ गई, कंडीशनल्स आ गए, ये एक पार्ट आ गया। फिर उसके बाद ये लूप आ गया, ठीक है जी।
तो ये प्रोग्राम के डिफरेंट छोटे छोटे इसके मैनेजेबल स्मॉलर सीक्वेंशियल इसके ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है जी। तो की फीचर्स ऑफ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, अब इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल हैं वो देखते हैं। सबसे पहले है सीक्वेंस कंट्रोल। In C, code is executed sequentially, one statement after another. Just like you can see here in this IDE, you can observe at left side line numbers are there 1 2 3 4 5 and so on. ठीक है जी। तो हमारा कोड सीक्वेंशियली ही चलता है, लेकिन एक बात ज़हन में रखें, ये जो मेन प्रोग्राम है इट इज अ एंटरिंग पॉइंट और यू कैन से इट इज अ स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, मेन फंक्शन सी का स्टार्टिंग पॉइंट है। जब कंट्रोल मेन फंक्शन से एंटर हो जाएगा उसके बाद फिर ये लाइन नंबर 9 10 11 12 अकॉर्डिंगली इसको एग्जीक्यूट करता रहेगा। ये है कंट्रोल स्ट्रक्चर। फिर कहीं पे दरमियान में इफ कंडीशन आ जाएगी, माइट बी पॉसिबल लाइन नंबर 17 एग्जीक्यूट ना हो, लाइन नंबर 19 एग्जीक्यूट ना हो, अकॉर्डिंग टू दैट डिपेंड्स अपॉन दिस कंडीशन। ठीक है, फिर माइट बी पॉसिबल कि ये जो हमारी स्टेटमेंट है लाइन नंबर 23 पे, ये स्टेटमेंट 10 दफा चले, 20 दफा चले या बिल्कुल भी ना चले, डिपेंड्स अपॉन दिस कंडीशन which we have formulated in a for loop or in any loop। ठीक है, तो हम ये सारा स्ट्रक्चर इन कंडीशनल्स को, सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को यूज करते हुए हम बनाते हैं और ये सारा चीज़ें हमारे जहन में होती हैं अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। हम इसको स्टेटमेंट्स को लिखते हैं, सम टाइम हम कंडीशनल्स यूज करते हैं, सम टाइम लूप्स यूज करते हैं, स्विच स्टेटमेंट यूज करते हैं। तो इसमें सिंपली जो नॉर्मल बाय डिफॉल्ट जो इसका सीक्वेंस होता है वो होता है लीनियर, सीक्वेंशियल लीनियर। ठीक है जी, स्टेटमेंट आफ्टर स्टेटमेंट, वन आफ्टर अनदर स्टेटमेंट। ओके, तो इसके अलावा सीक्वेंशियल कंट्रोल के अलावा इसमें सी लैंग्वेज में सिलेक्शन कंट्रोल आ जाता है। सिलेक्शन, इसमें इफ आ जाती है, एल्स इफ आ जाती है, एल्स, इन तीनों को मिला के हम काफ़ी तरह की कंडीशनिंग सिलेक्शन स्टेटमेंट्स फार्मूलेट कर लेते हैं। तो ये इफ एल्स कंस्ट्रक्ट्स हैं फॉर डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन कंडीशंस। कंडीशंस की बेस पर डिसीजन मेकिंग की जाती है। ठीक है, जस्ट लाइक यू कैन सी हियर, हमने यहाँ पे एक सिलेक्शन की है। सिलेक्शन, हमने एक कंडीशन लगाई, इसकी बेस पे हमने चूज किया, सिलेक्ट किया कि लाइन नंबर 18 एग्जीक्यूट करेगी या 20 करेगी, इस कंडीशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है जी। तो इसके अलावा ये सिंपल इफ भी हो सकता है सी में, इफ एल्स भी हो सकता है। फिर एक और थोड़ा सा इसमें सिलेक्शन स्टेटमेंट्स में एक इफ एल्स इफ लैडर भी होती है। उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, हम इफ कंडीशन लिखते हैं, इसके साथ कोई एसोसिएटेड स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, फिर उसके बाद हम एल्स इफ लिखते हैं, इसमें कोई कंडीशन लिखते हैं और इसके साथ कोई स्टेटमेंट्स या स्टेटमेंट जो है वो एसोसिएट हो जाती है। फिर मल्टीपल एल्स इफ आ सकती हैं, वन और मोर। फिर उसके बाद एंड पे जितने भी एल्स इफ हमारे पार्ट्स आते हैं, एंड पे हम एल्स पार्ट अपना इंक्लूड करते हैं। तो एक ये भी सिलेक्शन में स्ट्रक्चर है, कंस्ट्रक्ट पाया जाता है। सिंपल इफ भी पाया जाता है विदाउट एल्स, इफ विद एल्स भी पाया जाता है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं। अब इसमें से हमने इफ यूज करना है या इफ एल्स यूज करना है या इफ एल्स इफ लैडर यूज करना है, ये हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख के पता चलेगा।
मैं आपको बिल्कुल एक रियल लाइफ से, नॉर्मल लाइफ से बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं सीआर को कहता हूँ कि जाएं आप देख के आए, अगर सर XYZ बैठे हुए हैं तो उनको ये मैसेज दे के आए। ठीक है जी। अब ये सीआर साहब जाते हैं और वहाँ पे सर जाहिद लगा लें, कोई भी सर लगा लें, ये गए हैं वहाँ पे, सर जाहिद बैठे हैं तो उनको ये पैगाम दे आएंगे। बट इफ मिस्टर जाहिद इज नॉट देयर देन ये कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है। अच्छा, फिर ये कंडीशन, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखें, मैंने कहा क्या था? मैंने कहा था इफ मिस्टर जाहिद इज देयर देन लीव सम मैसेज, लीव सम कन्वे सम मैसेज टू हिम। ठीक है। अब मैं कहता हूं जाएं, अगर मोहम्मद अहमद, सर मोहम्मद अहमद वहां पर मौजूद हैं तो उनको ये पैगाम दे आएं। अगर वो बैठे नहीं हैं सीट पर तो आप इस तरह से करें, चिट पे लिख के वहां पे रखें। अब यहां पर क्या होगा, इफ भी होगी और एल्स भी होगा। अगर बैठे हैं तो पैगाम वर्बली दे आए, अगर नहीं है तो रिटर्न लिख के वहां पे उनके टेबल पे छोड़ आए। ठीक है। फिर इस तरह से इफ एल्स इफ लेटर भी यूज होती है जहां पर मल्टीपल सिलेक्शंस आपस में एसोसिएटेड हो। फॉर एग्जांपल, इसकी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। आपके पास परसेंटेज ऑफ मार्क्स है, किसी स्टूडेंट की आप परसेंटेज मार्क्स लेते हैं। ठीक है। हम इनपुट ले लेते हैं यहां पे क्या करते हैं जी, प्रिंट एफ, और हम कहते हैं जी काइंडली एंटर योर मार्क्स इन परसेंटेज। ठीक है जी। अब यूजर एक मार्क्स अपने एंटर करेगा, वेरिएबल हम डिक्लेयर कर लेते हैं इंट मार्क्स। ठीक है। स्कैन एफ करते हैं, यूजर डेफिनेटली कोई वैल्यू देगा। स्कैन एफ मैं करता हूं और यहां पे आपको पता है स्कैन एफ में मुझे एक फॉर्मेट स्पेसिफायर भी बताना है। इंटीजर के लिए %d यूज होता है और फिर उसके बाद मुझे एम्परसेंड साइन यूज करना है, जिसे सिंपली एंड साइन भी कहते हैं, और वेरिएबल का नाम बताना है। ठीक है जी। ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी कंसोल के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर, और यूजर कोई इनपुट देगा मार्क्स में %। ठीक है जी। बल्कि इसका वेरिएबल का नाम डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, तो इसको आप % कर लें, % या परसेंटेज कर लें। बट कोशिश ये किया करें कि जो आपके वेरिएबल्स के नेम्स हैं, आइडेंटिफायर्स हैं, वो डिस्क्रिप्टिव हों। जिस तरह की वैल्यू उसमें सेव करनी है उसके नाम से पता चल रहा हो। एंड द सेम थिंग इज इन रियल लाइफ वर्क्स। हर बंदे का जो नाम होता है उसका उसकी लाइफ के ऊपर अच्छा खासा इंपैक्ट होता है। अगर मैं आप क्लास से पूछूं, यहाँ पे कोई 30 के करीब लोग या कमोबेश बैठे हैं, तो आई थिंक सो कुछ ना कुछ ऐसे स्टूडेंट्स निकल आएंगे जिनको अपने नाम के मीनिंग का नहीं पता होगा। तो अब इसका वेरिएबल का नाम बहरहाल हमने % रख दिया, इनपुट आ जाएगी। अब मैं कहता हूं इफ आ गई, इफ % इज ग्रेटर देन 85, इक्वल भी साथ कर लें, तो मैं कहता हूं प्रिंट एफ A+। ठीक है जी। और एल्स इफ % इज ग्रेटर देन इक्वल 75 देन ग्रेड इज A। इसको हम कॉपी कर लेते हैं। इफ, अब ये डेफिनेटली ये एक्यूरेट नहीं है, हर बोर्ड का, हर यूनिवर्सिटी का अपना क्राइटेरिया होता है, लेकिन हम इसको सिर्फ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग डिस्कस कर रहे हैं। क्राइटेरिया वो भी बात करेंगे क्या होता है। अगर 55+ है तो फिर C आ गया, अगर 45+ है तो D आ गया, else if अगर F आ गया, else
printf you entered wrong percentage। ठीक है जी, इसको जरा कंपाइल करते हैं, देखिएगा फिर। चूंकि कुछ कोड प्रीवियस लेक्चर से भी है, तो अभी ये कह रहा है एंटर योर मार्क्स इन परसेंटेज। अब मैंने परसेंटेज लिखी 45, तो उसने वो डी प्रिंट कर दिया। ठीक है जी, ये यहां पे आप देख सकते हैं कि ये ग्रेड डी आ गया। इसमें दो चीजें हमें करनी है, एक तो हमें क्या करना है, एक तो हमें यहां पे बैकस्लैश एन यूज करना है स्टार्ट पे, और बस। अब ये देखें, ये सारी कंडीशंस आपस में एसोसिएटेड हैं। इफ एल्स इफ लैडर में से, इफ एल्स इफ लैडर में से चाहे ये कितनी ही कंडीशंस क्यों ना हो, फिलहाल देखें 1 2 3 4 5 6 कंडीशंस हैं, 7वां एल्स है। हमारे पास टोटल 7 डिफरेंट पार्ट्स हैं, ब्लॉक्स हैं इस इफ एल्स इफ लैडर के साथ। इन 7 में से एक ब्लॉक ही एग्जीक्यूट करेगा। जब हम परसेंटेज देंगे ना मार्क्स की, तो इन 7 में से कोई एक ब्लॉक एग्जीक्यूट करना है, 2 भी नहीं कर सकते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको अगेन रन करता हूं और ये मुझसे दोबारा पूछेगा मार्क्स इन परसेंट, तो मैं कहता हूं 87, तो उसने A+ कह दिया। ठीक है जी, फिर मैं इसको दोबारा एग्जीक्यूट करता हूं। अब यहां पर बात स्टूडेंट ने लास्ट टाइम पूछा था गेट CH यूज करेंगे, कि मैंने आपको आंसर किया था, तो उसके लिए स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं। मैं आपको यहां पे वो बताता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे परसेंटेज लिखी 6%, तो कहता है जी F ग्रेड। ठीक है, अब ये चूंकि मैंने इसको जूम इन किया हुआ है, तो वो डायरेक्ट नीचे पहुंच जाता है। तो मैं क्या करूं, मैं यहां पे बिफोर गोइंग टू नेक्स्ट कोड, यहां पे मैं गेट CH कर सकता हूं, यूज कर सकता हूं। इससे क्या होगा, कोई मैं की प्रेस करूंगा तब वो आगे चलेगा। लेट्स सी, ओके, परसेंटेज एंटर करें। कोई परसेंटेज मैंने लिखी 999। ठीक है जी, अब 999% तो होती नहीं है, तो यस, यहां पे जो है ना वो समझ ले, अभी हमारी लॉजिक में डेफिशिएंसी है, हमें अपर बाउंड एक लगाना चाहिए। अगर तो मैं नेगेटिव में देता हूं परसेंट, फिर तो वो टैकल कर लेगा, लेकिन अपर बाउंड हमने नहीं लगाया। हमने ये अज्यूम किया कि कोई भी बंदा 99% से ज्यादा मार्क्स परसेंटेज नहीं देगा। अगर मैं नेगेटिव लिखता हूं, फिर तो वो डेफिनेटली दे देगा, कह देगा यू एंटर्ड रॉन्ग चॉइस, रॉन्ग परसेंटेज। लेकिन मुझे एक अपर बाउंड भी लगाना है, अपर बाउंड भी लगाना है, चाहे यहां पे मैं लगा देता हूं, यहां पे ही। अब कुछ चीजें यहां पे आपको अर्ली जारी बात डिस्कस करनी पड़ेंगी। एंड this one and percent is less than equal 100। ठीक है, अब अपर बाउंड भी लग गया। इसको मैं रन करता हूं और ये मुझसे पूछेगा परसेंटेज, मैं कहता हूं तो अगेन देयर इज अ अगेन, यहां पे अब देखें ना, लॉजिकल, हमारा लॉजिकल डेफिशिएंसी है। हम यूं कर सकते हैं कि यहां पर एक और ब्लॉक इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। हर कंडीशन में चेंजिंग करने की बजाय एक ब्लॉक इंट्रोड्यूस कर दें। मैं कह रहा हूं इफ, यहां से कॉपी कर लेते हैं,
if percent is less than equal greater than 100 or percent is less than 1, तो मैं कहता हूं यहां पे वही बॉटम वाला उठा लेते हैं, यू एंटर्ड रॉन्ग चॉइस। यू एंटर्ड रॉन्ग चॉइस। यहां पे अब हमें एल्स करना है, एल्स इफ परसेंट इज ग्रेटर देन इक्वल 85। ठीक है, अब इसको ट्राई करते हैं, तो देखते हैं अगर अगेन इसमें कोई डेफिशिएंसी होगी हम फिर उस पे उसकी लॉजिक पे उसको रिव्यू कर लेंगे। अब मैं परसेंटेज लिख रहा हूं 888, यू एंटर्ड रॉन्ग चॉइस। अब इसके पॉसिबल डिफरेंट जो पॉसिबिलिटीज हैं वो हम देख लेते हैं। अगर मैं एंटर करूंगा 85% प्लस एंड इट इज शोइंग एक्यूरेट आंसर, देन इट मींस A प्लस, इट इज वर्किंग फाइन। ठीक है जी, अगर मैं एंटर करता हूं लेस देन 1, फॉर एग्जाम्पल आई एम एंटरिंग -3, यू एंटर्ड रॉन्ग चॉइस, रॉन्ग परसेंटेज। अब ये देखें, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमने एंड पे एल्स लगाया ना, ये डुप्लीकेशन हो रही है। हम क्या कर सकते हैं, इसको हम यहां से रिमूव करें और इसको हम एल्स कर दें। ठीक है, अब ये इट विल वर्क फाइन एनी हाउ। तो ये हमारे पास क्या था जी, ये हमारे पास थे कंडीशनल्स, सिलेक्शन कंट्रोल। तो सिलेक्शन कंट्रोल के अलावा हमारे पास और भी कंट्रोल्स हैं। नेक्स्ट वन है रेपिटिशन कंट्रोल। रेपिटिशन में क्या होता है, हम एक स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को फॉर स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स उनको रिपीट करते हैं। इसके लिए हम फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप यूज कर सकते हैं। तो इसी प्रीवियस प्रोग्राम में ही हमने लूप यूज किया हुआ है। तो चूंकि स्पेसिफिक जब ये टॉपिक आएंगे फिर इसको डिटेल में देखेंगे, बट राइट नाउ यू कैन चेक इट इज अ फॉर लूप and this statement is executing for 10 times. You can increase number of iterations, you can decrease, you can control. Although ये जो पार्ट है इसका I जो है काउंटर वेरिएबल है। If you remember from your previous classes, तो I काउंटर वेरिएबल है। काउंटर वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू और कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ये तीनों चीजें मिलके कंसीडर करती हैं, डिटरमिन करती हैं कि आपका ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट कितनी दफ़ा चलना है। इस पे डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर्स में बात होगी, लेकिन फ़िलहाल मैंने इसकी नंबर ऑफ रेपिटिशंस, आइट्रेशंस इंक्रीज़ कर दी हैं। अब ये 20 टाइम्स चलेगा। पहले ये लास्टली ये चल रहा था 10 टाइम्स, तो अब ये देखें ये 20 टाइम्स चल रहा है। ठीक है जी, एनी हाउ, तो ये हमारे पास रेपिटिशन कंट्रोल्स हैं। और ये स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के फीचर्स की बात हो रही है, स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद आ जाता है फंक्शंस। वी कैन राइट सम फंक्शंस। C allows the creation of functions which are essential for structuring code into modular reusable units. अब यहाँ पे एक बात ध्यान में रखें कि C लैंग्वेज दो तरह के फंक्शंस को सपोर्ट करता है। वैसे तो टाइप्स ऑफ फंक्शंस आप कई और भी डिस्कस हम कर सकते हैं, लेकिन मेजर दो तरह के फंक्शंस हैं। एक हैं बिल्ट इन बिल्ट कह लें, और दूसरे हैं यूजर डिफाइंड। तो यहां पर यूजर डिफाइंड फंक्शंस की बात हो रही है। C अलाउज इजाजत देता है द क्रिएशन ऑफ फंक्शंस के यूजर अपने फंक्शन खुद क्रिएट कर सके। प्रीवियसली हमने एक फंक्शन लिखा था, ये आप देखें सम फंक्शन हमने लिखा था, तो अब ये रीयूजेबल है, आप इसको जब चाहें जितनी बार चाहें कॉल कर लें। दिस फंक्शन इज टेकिंग 2 वैल्यूज एंड
दिस फंक्शन विल रिटर्न सम ऑफ दोज टू वैल्यूज। तो फंक्शन बनाना अलाउ करता है सी लैंग्वेज। तो ये कुछ द अदर नेम्स फॉर फंक्शंस नोट है नोट। अदर नेम्स फॉर फंक्शन आर प्रोसीजर, मेथड, रूटीन, सब रूटीन, सब प्रोग्राम, ऑपरेशन, ब्लॉक, कॉलेबल, कॉलबैक, लैम्बडा, डेलीगेट। बिलीव मी देर आर few other names also available in literature। लेकिन अब जावा में बात करें, जावा में फंक्शन नहीं कहा जाता, कहेंगे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जावा में मेथड कहा जाता है। ठीक है, बास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है वहां पे रूटीन कहा जाता है इसी कॉन्सेप्ट को, इसी फंक्शन को। ठीक है, मेन काम वही है फंक्शन है, मेथड्स। लेकिन जब लैंग्वेज चेंज होगी, डोमेन चेंज होगी, तो उसका नाम बदल जाएगा। सो इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना। फेमस लैंग्वेजेस हैं, सी है और जावा है। जावा में हम मेथड कहते हैं, जावा में फंक्शन नहीं कहते। बट इफ यू आर यूजिंग दीज वर्ड्स इंटरचेंजेबली देन इट्स नॉट अ बिग इशू। खास तौर पे फंक्शन और मेथड ये दोनों फेमस वर्ड्स हैं। ठीक है जी, फेमस नेम है। ओके, structured programming aims to reduce complexity, improve code readability and make it easier to debug and maintain by enforcing a clear and straightforward control flow। तो जो structured paradigm है वो हमारे प्रोग्राम को रीडेबल बनाता है और उसके कंट्रोल फ्लो को क्लियर हम लिख सकते हैं ताकि हम अपने प्रोग्राम को, अपने कोड को मैनेज कर सकें, मेंटेन कर सकें। ओके, तो नेक्स्ट है मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। अब स्ट्रक्चर्ड एंड मॉड्यूलर, इसके कुछ फीचर्स तो वैसे ही कॉमन है, और मजे की बात यह है कि स्ट्रक्चर्ड और मॉड्यूलर ये दोनों सम टाइम इंटरचेंजेबली भी यूज होते हैं दोनों नेम्स, लेकिन देयर आर सम डिफरेंसेस। मॉड्यूल स्ट्रक्चर तो आपको पता चल गया, वो एक सीक्वेंस को, साख्त को कहते हैं। उसमें हम डिफरेंट कंस्ट्रक्ट यूज करते हैं, कंडीशनिंग, कंडीशनल्स यूज करते हैं, लूप्स यूज करते हैं, फिर एक लीनियर और सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर वहां पे कंट्रोल फ्लो भी चल रहा होता है। मॉड्यूलर का ताल्लुक खास तौर पे जैसे यहाँ पे पहले किसी स्टूडेंट ने एग्जांपल भी दी थी कि जिस तरह से हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं उसमें उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, मॉड्यूल्स होते हैं। तो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग से मुराद यह है कि हमारे एक प्रोग्राम के अंदर हम डिफरेंट उसके सब प्रोग्राम्स कह लें, फंक्शंस कह लें, वो हमने लिखे होते हैं और उससे हम अपने बिग कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को छोटे मैनेजेबल पार्ट्स में डिवाइड करके जो है वो लिखते हैं। उससे कई एक बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। एक तो मतलब डिवाइड एंड कंकर वाला मामला हो जाता है, फिर दूसरा उसको मैनेज करना, रीड करना आसान रहता है। C also supports modular programming. Modular programming often used interchangeably with structured programming, but the word modular has more emphasis on breaking down a program. It is the main concept here. Modular से मुराद है breaking down a program into smaller self-contained modules or functions. Again, you know there are different other names for functions. तो हम अपने ओवरऑल बड़े प्रोग्राम को, कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को छोटे पार्ट्स में, स्मॉलर सेल्फ कंटेन्ड मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं। ईच मॉड्यूल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिक टास्क। अब हर मॉड्यूल का, हर उस छोटे कह लें कि फंक्शन का अपना एक टास्क होता है, अपना उसने एक टारगेट अचीव करना होता है, कोई स्पेसिफिक काम उसने करना होता है। सी फैसिलिटेट्स मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग थ्रू, इसमें क्या आ जाता है, फंक्शंस आ जाते हैं। इन सी फंक्शंस सर्व एज द प्राइमरी मींस ऑफ क्रिएटिंग मॉड्यूलर कोड। तो मेन चीज यहां पे फंक्शंस हैं। ठीक है जी, अब देखें ना, जैसे यही फंक्शन है तो ये हमने इसको एक दफा लिख लिया है। इस कोड का, इस पीस ऑफ कोड का एक स्पेसिफिक टास्क है। वो क्या है, ये दो वैल्यूज लेगा जब हमने इस फंक्शन को कॉल करना है, दो वैल्यूज हम इसे प्रोवाइड करेंगे और ये हमें एक वैल्यू रिटर्न करेगा। क्या करेगा, उन दो वैल्यूज को सम करके, जमा करके रिटर्न कर देगा। ठीक है जी, तो इस तरह से हम बड़े बड़े फंक्शंस भी लिख सकते हैं। फंक्शंस अलाउ यू टू एनकैप्सुलेट लॉजिक। नाउ एनकैप्सुलेट इज
new word I think for you, and but it is not entirely new because in medical science you are used to take capsules, जिसे हम बड़ा थोड़ा सा रफ सा कैप्सूल भी कहते हैं, ठीक है जी. ये वही वर्ड है. एनकैप्सुलेट कहते हैं कि मल्टीपल थिंग्स को, मल्टीपल स्टेटमेंट्स कह लें, डाटा, डिक्लेरेशन और लॉजिक और डिफरेंट चीज़ों को आपने इकट्ठा कर दिया है. अब ये देखें, ये जो है ना आपका ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस, इस सारे ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेस और उसके दरमियान लिखे गए कोड को हम ब्लॉक भी कहते हैं, इसको हम स्कोप भी कहते हैं, इसको हम जो है वो इसके भी मल्टीपल नेम्स हैं. तो ये चाहे सिंगल स्टेटमेंट हो चाहे ज़्यादा स्टेटमेंट्स हों, ये ब्लॉक कहलाएगा या फिर ये स्कोप कहलाएगा. तो इसके अंदर आप डिफरेंट स्टेटमेंट्स को एनकैप्सुलेट करते हैं, इकट्ठा कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है. जैसे ये देखिए मेन फंक्शन में ये ओपनिंग कर्ली ब्रेस से लेकर क्लोजिंग कर्ली ब्रेस तक सारी स्टेटमेंट्स आपस में इकट्ठी हैं. फिर जहां पर भी कोई फॉर लूप आएगी, इफ कंडीशन आएगी, वहां पर आप देखें हम ये गुड प्रैक्टिस यही है कि आप कर्ली ब्रेसेस यूज करें. इवन हमने यहाँ पे यूज नहीं की, वी वर श्योर कि हमने सिर्फ एक स्टेटमेंट इफ के साथ लिखनी थी. अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स हम लिखना चाहेंगे फिर तो ये कंपलसरी है ना कि आप ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेस लगाएं, अदरवाइज यहां पे एरर भी आएगा. लेट मी शो यू. अब मैं यहां पे एक और स्टेटमेंट लिख रहा हूं. अब हुआ क्या, हुआ ये कि बाय डिफॉल्ट ये वाली जो स्टेटमेंट है ये इफ के साथ एसोसिएटेड है, ये जो मैंने सेलेक्ट की है. लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ये इफ के साथ एसोसिएटेड नहीं है. और उसके बाद आ गया एल्स. अब जो एल्स है, एल्स इफ के बगैर आ ही नहीं सकता. एल्स का ताल्लुक इफ के साथ है. मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल, जैसे जब इफ एल्स डिस्कस किया था उस वक्त जो एग्जांपल दी थी वही मैं आपको एग्जांपल देता हूं. मैंने कहा सीआर को कि जाएं जी सर मोहम्मद अहमद को आप ये पैगाम दे आएं, अगर वो नहीं है तो फिर रिटर्न लिख के उनके टेबल पे छोड़ आएं. अब अगर मैं ये पहले वाला पार्ट रिमूव कर देता हूं, मैं कहता हूं अगर नहीं है तो रिटर्न लिख के दे आए, इससे पहले मैंने कुछ भी नहीं कहा सीआर को, सीआर कहेगा सर बात की समझ नहीं आई, क्या नहीं है, ठीक है. तो जो एल्स है, एल्स ये इफ के साथ ही आता है. जब हमने ये एक एक्स्ट्रा स्टेटमेंट इंट्रोड्यूस कर दी तो यहां पर इफ खत्म हो गया, इफ का जो इंपैक्ट था वो यहां पे खत्म हो गया. अब ये जो एल्स है ये सेपरेट है. अगर मैं इस कोड को रन करूंगा तो ये एरर देगा, वो कहेगा एल्स विदाउट इफ, ठीक है जी. वो देखिए उसने एल्स के ऊपर एरर दे दिया. क्या कह रहा है, एल्स विदाउट अ प्रीवियस इफ, ठीक है जी. ये आप इसको मतलब इजीली इट इज रीडेबल, एल्स विदाउट अ प्रीवियस इफ. तो जब आपने एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स जहां पर भी किसी ब्लॉक में इफ के साथ, फॉर के साथ लिखनी होंगी तो वहां पर आप ये ब्लॉक बनाएंगे, आप ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेस वहां पे यूज करेंगे. बट इट इज अ गुड प्रैक्टिस कि अगर आपकी सिंगल स्टेटमेंट भी है तब भी आप ओपनिंग क्लोजिंग कर्ली ब्रेस लगाएं जैसे मैंने यहां पे लगाई हुई है. इट इज अ गुड प्रैक्टिस. कुछ प्रैक्टिसेस ऐसी होती हैं किसी भी जगह पे जो कि गुड प्रैक्टिसेस होती हैं, ठीक है. मिसाल के तौर पे आप कहीं जा रहे हैं, स्पेशली बॉयज बाइक पे जा रहे हैं, उन्होंने किसी शॉप से जस्ट फॉर एग्जांपल जस्ट उन्होंने पैगाम देना है या कोई छोटी सी कोई चीज़ लेनी है और उनको पता है कि जी 1 आध मिनट ही लगना है, तो गुड प्रैक्टिस ये है कि लॉक लगा के जाएं, बिकॉज यू नो बाद च भावें बाइक लभे तो ना लभे, ठीक है. तो ये गुड प्रैक्टिस. ऐसे ही प्रोग्रामिंग में भी कुछ गुड प्रैक्टिसेस होती हैं. वो ये है कि अगर आपने इफ कंडीशन, फॉर लूप, वाइल लूप या कोई भी ऐसा फंक्शन आपने लिखा है, आपको पता है कि उसके साथ एक ही स्टेटमेंट एसोसिएटेड है, तब भी आप उसके साथ एक ब्लॉक बनाएं. ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेस आप लाजमी तौर पे लगाएं, ठीक है जी. हेडर फाइल्स. C uses header files to declare function prototypes and share information between modules. तो हम यहाँ पे हेडर फाइल्स भी यूज करते हैं और खास तौर पे फंक्शन प्रोटोटाइप.
फंक्शन प्रोटोटाइप क्या होता है कि आप फंक्शन के बारे में, जैसे हमने यहाँ पे फंक्शन लिखा था ना, ये वाला, ये हमने फंक्शन मुकम्मल लिख दिया, लेकिन एक अच्छी प्रैक्टिस ये भी है कि आप फंक्शन मेन फंक्शन के बाद लिखें यूजर डिफाइंड फंक्शन, और टॉप के ऊपर हेडर में आप सिर्फ और सिर्फ इसका प्रोटोटाइप बना दें। ठीक है, प्रोटोटाइप कैसे लिखा जाता है, आप रिटर्न लिखते हैं, फंक्शन का नाम लिखते हैं, और चूंकि दो ये ले रहा है आर्ग्यूमेंट्स, और यहाँ पे आप इंट लिखेंगे और ये इसका प्रोटोटाइप लिखा गया। अब ये चूंकि प्रोटोटाइप हमने हेडर में लिख दिया, अब इसको यहां से कट करके तो मैं बॉटम पे लेके जा रहा हूं। अब इसको कंपाइल रन करूंगा, नाउ इट विल रन फाइन। तो ये जो हमने लिखा टॉप पे, ये जो हमने लिखा ना, ये है प्रोटोटाइप। चूंकि आपके प्रोग्राम में फॉर एग्जांपल फंक्शंस 20 हैं, तो सारे के सारे एंटरिंग पॉइंट ये मेन है, तो सारे फंक्शन अगर आप टॉप पे लिखोगे तो मेन आपका ढूंढने में आपको प्रॉब्लम होगी। आप टॉप पे सिर्फ हेडर फाइल्स इंक्लूड करें, प्रोटोटाइप्स इंक्लूड करें और मेन फंक्शन आए, बाकी जितने भी फंक्शंस की बॉडी है वो बॉटम पे आ जाए। ठीक है जी, ये बेस्ट, ये गुड प्रैक्टिस है। तो यहाँ पे हेडर फाइल मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में इसका भी कॉन्सेप्ट है, जो कि डिफरेंट मॉड्यूल्स में इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए इस्तेमाल होती है। फिर इसके अलावा दिस सेपरेशन ऑफ इंटरफेस एंड इम्प्लीमेंटेशन कंट्रीब्यूट्स टू मॉड्यूलरिटी। अब ये इंटरफेस है, ये इंटरफेस है, इट इज जस्ट टेलिंग दैट देयर इन दिस प्रोग्राम देयर मस्ट बी अ फंक्शन नेम्ड सम, वो दो वैल्यूज लेगा इंट टाइप की और एक रिटर्न करेगा इंट। ठीक है, अब इसकी जो डिटेल्स हैं वो कहीं और पड़ी होंगी, ये इसकी डिटेल्स हैं, डिटेल्ड फंक्शन, ये बॉडी ऑफ द फंक्शन कहते हैं इसको हम बॉडी ऑफ फंक्शन भी कह सकते हैं या डेफिनेशन ऑफ फंक्शन भी कहते हैं, डेफिनेशन या बॉडी, और इससे अच्छा वर्ड है इंप्लीमेंटेशन ऑफ फंक्शन। और ये जो है टॉप पे, ये क्या है, ये है प्रोटोटाइप। ठीक है जी, ओके। सो नेक्स्ट फीचर ऑफ मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग इज लाइब्रेरी फंक्शंस। सी आल्सो सपोर्ट्स अ नंबर ऑफ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस, हमने प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस किए थे। प्रिंटफ, स्कैनफ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस हैं। ठीक है, और बेशुमार हैं। गेट सी एच हमने जो हमने यूज किया, मैं वो बता रहा हूं आपको, सिर्फ जो हमने अभी तक यूज किए हैं। ये आपका प्रिंटफ, ये उसके अलावा स्कैनफ, ठीक है जी, ये स्कैनफ, और कौन सा यूज किया है, फिर गेट सी एच यूज किया है। ये आपके स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस हैं। और प्रीवियस टॉपिक में, लेक्चर में, यू रिमेंबर कि हमने डिफरेंट लाइब्रेरीज भी डिस्कस की थी, कौन कौन सी, stdio.h, conio.h, math.h एंड सो ऑन, और उसके फंक्शंस भी थोड़े थोड़े उनके देखे थे। तो लाइब्रेरी फंक्शंस है, सी इंक्लूड्स स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज दैट प्रोवाइड अ collection of pre-built functions enabling modular development by reusing well-tested code। अब ये जो हम यूज कर रहे हैं ना फंक्शन प्री-बिल्ट या बिल्ट इन, ये फंक्शन वेल टेस्टेड हैं। इसमें हम ये देखें, एक बात याद रखें, जहां पर भी ये पेयर ऑफ ये पैरेंथेसिस आ जाएगा ना, पेयर ऑफ पैरेंथेसिस, दिस वन, ये निशानी है फंक्शन की। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन इट इज अ फंक्शन, मेन इज अ फंक्शन। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन प्रिंटफ इज अ फंक्शन। ठीक है, तो अब इसमें भी देखें, प्रिंटफ में देखें, हम यहां पे कुछ आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे हैं। ठीक है, और ये प्रिंटफ हमें कुछ इंप्लीमेंटेशन भी दे रहा है, कुछ हमें रिजल्ट शो कर रहा है। तो इसके बरक्स जो हमने गेट सी एच यूज किया था, गेट सी एच में हमने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दिया, इसके पेयर ऑफ पैरेंथेसिस एम्प्टी है। हाँ डेफिनेटली, जहां पर पेयर ऑफ पैरेंथेसिस आएंगे वो फंक्शन ही है। जिस तरह से ये देखें, ये भी तो फंक्शन है ना, मेन। ओके, तो लाइब्रेरी फंक्शंस आ गए, फिर उसके बाद आ गए यूजर डिफाइंड स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस। सी अलाउज यू टू डिफाइन, यू टू से मुराद ये यू एज अ प्रोग्रामर।
C allows you to define custom, sorry, yes, it's about structures. It's not about functions. User defined structures. C allows you to define custom data structures struct. ठीक है. अब int वगैरह, float, char, ये तो मतलब बिल्कुल सिंपल सा डाटा टाइप है ना, लेकिन आप कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप्स बना सकते हैं. इंप्लीमेंटेशन हम करके देखेंगे नेक्स्ट इंशाल्लाह, बिकॉज राइट नाउ टाइम इज लिटिल शॉर्ट. तो कस्टम डाटा स्ट्रक्चर ऑफर करता है सी टू एनकैप्सुलेट रिलेटेड डाटा फील्ड्स. इसमें आप एक से ज्यादा डाटा टाइप्स मेंशन कर सकते हैं और वो सारी की सारी एनकैप्सुलेट हैं, सारी की सारी आपस में इंटरलिंक्ड हैं. एनहांसिंग मॉड्यूलैरिटी एंड डाटा ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है जी. तो ये इसका स्ट्रक्चर्ड एंड मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग था. तो इसमें हमने सी लैंग्वेज के डिफरेंट जो है वो स्ट्रक्चर्ड और मॉड्यूलर के फीचर्स देखे.